20 मिनट में मैं पेपर डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं। ऑल पीपल पे अटेंशन। Vishal and Goha sold their residential house property in Pune for the 3 crore and 4 crore respectively। तो एक बंदा है जिसका नाम है विशाल और एक का नाम है गोहा। तो ये विशाल मैं इधर ले लेता हूं करके, ठीक है, और इधर है वो गोहा को ले लेता हूं। इन्होंने अपना हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड किया। इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 3 करोड़ है। इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आपका 4 करोड़ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन्होंने जनवरी 2025 में सोल्ड किया, कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड 25 मंथ बैक, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ एंड 1.75 करोड़ था। तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 करोड़ था। तो यहां पे आपका ग्रॉस एलटीसीजी है वो 2 करोड़ आएगा और इसका 1.75 करोड़ था। तो यहां पे 1.75 करोड़, इसका मतलब आपका 2.25 करोड़ है वो आपका कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद में मिस्टर विशाल परचेज द 2 रेसिडेंशियल फ्लैट, वन इन दिल्ली एंड वन इन आगरा फॉर द 70 लाख रुपीज एंड 80 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। उसने क्या किया, मिस्टर विशाल ने 2 घर खरीदे इन अप्रैल 2025। अब एक बात समझना, क्या 2 घर खरीदोगे तो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन 2 पे ले सकते हो? उसमें एक ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और जब आप 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे टोटल दोनों घर का ये एग्जेम्पशन ले सकता है। आंसर इज यस, 70 लाख एंड 80 लाख। तो 1.5 करोड़ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 में। अंडर सेक्शन 54 में पूरा जो है वो 1.5 करोड़ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद गुहा ऑल्सो परचेज 2 रेसिडेंशियल फ्लैट, वन इन मुंबई एंड अदर इन द पुणे फॉर द 80 लाख एंड 75 लाख। बट इसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये एक ही घर का एग्जेम्पशन ले सकता है। तो 54 में ये एग्जेम्पशन है वो 80 लाख का लेगा, जो ज्यादा वाला कैपिटल गेन है उसका ले लेगा करके, ठीक है। तो 80 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ द एनएचआई इन द मार्च 2025 एंड 30 लाख इन द आरईसीएल इन द अप्रैल 2025। दोनों ने घर जो बेचा है वो जनवरी में बेचा है। तो जनवरी से लेके अगर आप 6 महीने काउंट करते हो, जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, तो जुलाई तक इनको बॉन्ड्स खरीदना था। इसने 30 लाख का खरीदा, दोनों ने करके, दोनों ने खरीदा है 60 लाख का। मैक्सिमम आप 50 लाख का ही खरीद सकते हैं। तो 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसको 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया तो बेटा यहां पे इसका कैपिटल गेन नील आ गया। और यहां पे अगर आप 50 लाख का एग्जेम्पशन लेते हैं तो उसका कैपिटल गेन कितना आएगा, तो 225 माइनस 80 माइनस 50, तो इट्स कम्स टू द 95 लाख है वो 95 लाख इसका नेट कैपिटल गेन आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन आंसर सी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, मिस्टर हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर, सोल्ड अ बिल्डिंग इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू फ्रेंड राजेश। तो यहां पे हरी जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने अपने फ्रेंड राजेश को एक बिल्डिंग बेची है। हु इज अ डीलर इन द ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। तो यहां पे हरी के लिए जो है ये कैपिटल, ये स्टॉक इन ट्रेड है। हरी के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है, बट बेटा राजेश के लिए ये कैपिटल असेट है। 100 लाख में इस डेट को बेचा है जब उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 था। अग्रीमेंट है वो पहले ऑलरेडी कर चुके थे जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110 था। अब एक बात समझना, आपने बेचा कितने में है, 100 में बेचा है, लेकिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की डेट पे है वो 110 था एंड रजिस्ट्रेशन की डेट पे उसका 120 है। हरी हैज रिसीव्ड द डाउन पेमेंट बाय एनईएफटी फ्रॉम द राजेश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की डेट पे आपको जो है वो ऑलरेडी डाउन पेमेंट मिल चुका था एनईएफटी से, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है वो अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं। तो यहां पे आप 100 जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस है और 110 है वो एसडीवी है, आप 110 एसडीवी ले सकते हैं। हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर द 50 लाख ऑन 12 जुलाई 2023 को उसने ये बिल्डिंग 50 लाख में खरीदा था। अब एक चीज समझना, यहां पे हुआ क्या, यहां पे क्या ये एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है? आंसर इज नो। यहां पे एसडीवी के 110% से ज्यादा नहीं है, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपका 100 ही रहेगा। उसके बाद में तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ द हरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग टू द राजेश एंड अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल। तो देखो, हरी के लिए यहां पे प्रॉपर्टी डीलर है और उसने प्रॉपर्टी बेचा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पीजीबीपी में जाएगा 100 और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50 थी। तो 50 का है वो पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। 50 का जो है वो आपका पीजीबीपी का इनकम होगा और 50 का पीजीबीपी का इनकम का मतलब यहां पे ये हुआ कि भाई साहब आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा सही है, तो 50 का आपका पीजीबीपी का इनकम है वो हो जाएगा। तो हियर आंसर है वो सी है वो आपका करेक्ट है।
Is any amount taxable in hands of Rajesh in respect of above transaction? If so, then what is the amount under which head of taxable? अब एक बात बताओ, राजेश ने ये असेट खरीदी है, वो कितने में खरीदी है? 100 में खरीदी है, इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां आईएफओएस में टैक्स लग सकता है, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस। बट एसडीबी क्या कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है? आंसर इज नो। तो राजेश के हाथ में यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। राजेश जो है वो राजेश के हाथ में यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहां पे चालू होता है, आगे देखिए। मिस्टर हरीज ब्रदर रवि इज अ रिटेल ट्रेडर, सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वैलिश, वैलिश को बेच रहा है कौन? रवि बेच रहा है। होलसेल ट्रेडर फॉर ₹50 लाख ऑन 1 Feb 2025। तो यहां पे दोनों ही जो है उनके लिए कैपिटल असेट होगी। व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, द अग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑन 1/8/2024 व्हेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख था। लेकिन रवि हैड रिसीव द डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख बाय क्रॉस चेक। क्रॉस चेक नहीं चलेगा, यहां क्रॉस चेक है वो क्रॉस चेक नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होना चाहिए, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। तो यहां पे आपका 70 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। अब इसकी कॉस्ट है वो 32 लाख है और वो लास्ट ईयर ही खरीदा था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ रवि इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रवि के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 70 लाख आ जाएगा और 70 लाख में से आपका जो कॉस्ट है वो 32 लाख रुपए लेस कर दीजिए। तो 70 लाख माइनस 32 लाख रुपए का कॉस्ट है तो 38 लाख रुपए है, वो 38 लाख रुपए कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पे ये 38 लाख रुपए कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। अब वैलिश के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं, तो देखो अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो उसने घर खरीदा है वो 70 में खरीदा है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 है, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस। एंड एसडीबी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, आंसर इज यस। तो यहां पे 20 लाख है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो हियर 20 lakh is going to be taxable under income from other sources. So here C is the correct answer. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है किसी को? अब यार ऐसे आप सब मेरे से करवाओगे तो खत्म हो गई बात करके, ठीक है? फिर आपको होमवर्क देने का, आपको टेस्ट लेने का फायदा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है तो बोलो। अरे वो हरि के केस में 110 क्यों नहीं लिया? अब यार पूरी रामायण सुना दी, उसके बाद में जाके पूछते हैं सीता कौन थी करके, ठीक है? एक बात बता यार, चीख चीख के 15 बार तो बोल चुके, 15 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे। मैंने बोला था कि एसडीवी अगर आपके कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो ही आपको एसडीवी लेना है, तो ही आपको एसडीवी लेना है। एसडीवी 110 है, ठीक है, और आपका कंसिडरेशन आपका 100 है, तो क्या इसके 110% से ज्यादा है कि नहीं है ना यार? कैसे डाउट पूछ रहे हो यार? पढ़ते हैं नहीं, होमवर्क करते हैं नहीं, रिवाइज करते हैं नहीं, क्वेश्चन करते हैं नहीं और सीधा आके डाउट पूछ लेते हैं बस, और पढ़ना वढ़ना है नहीं करके जिंदगी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। वेरी गुड, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। देखो जिंदगी में एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ लो या अगले एग्जाम में पढ़ना, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ना एक बार तो पड़ेगा ही पढ़ना, ठीक है? या तो अभी पढ़ लो या फिर अगली बार एग्जाम के बाद पढ़ लेना, आपकी मर्जी, जब पढ़ना है, बट एक बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मेरे को तो क्या है, मैं तो करा लूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं करा लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। मिस्टर राजन परचेज द 300 शेयर ऑफ वाईगाई लिमिटेड ऑन 12 जनवरी 2017 को खरीदा था जिसकी कॉस्ट 2500 पर शेयर थी। द फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को उसका 1800 है। राजन सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ द वाईगाई लिमिटेड इन करंट ईयर फॉर 3200 में उसने ये शेयर बेच दिए। राजन ब्रदर रवि परचेज द 600 शेयर ऑफ द ताप्ती लिमिटेड ऑन 25 जन 2017 को एट द कॉस्ट ऑफ 1900 पर शेयर। द एफएमवी ऑफ शेयर है वो 2400 रुपया दे रखा है। रवि सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ ताप्ती लिमिटेड इन करंट ईयर फॉर 1700 पर शेयर। व्हाट इज द चार्जेबल कैपिटल गेन इन केस ऑफ द वाईगाई लिमिटेड एंड ताप्ती लिमिटेड इन हैंड्स ऑफ राजन एंड रवि रेस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट एसटीटी वाज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज द सेल। मींस यहां पे सेक्शन 112A की बात हो रही है। और अगर मैं 112A की बात करूं तो एक बात बताओ, 112A की बात करते हैं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम क्या होता है? सबसे पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए,
माइनस करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन उसमें मैंने एक फंडा बताया था, ग्रैंडफादरिंग रूल वाला। मैंने ये बताया था उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेना होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए देखो, उसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता था। क्या क्या स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था? पहले स्टेप में आपको जो इसका कॉस्ट था वो ले लीजिए, और दूसरे स्टेप में आप एक काम करिए कि जो भी उसका एफएमवी है एज ऑन 31 Jan 2018 एंड गाइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से लोअर वाला लीजिए, और इन दोनों से लोअर लेने के बाद जो आपका कॉस्ट, इन दोनों का जो लोअर है स्टेप 1 और स्टेप 2 का, फिर आप हायर ले लीजिए, दैट इज ट्रीटेड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक चीज समझना, यहां पे हुआ क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजन की, तो राजन ने ये शेयर है वो 12 जनवरी 2017 को 2500 में खरीदा था। तो उसकी जो कॉस्ट है वो 2500 है, एफएमबी कितनी है 1800 है करके, ठीक है, और उसने सोल्ड कितने में किया है 3200 में किया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस है वो 3200 है, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 2500 है। अब एक बात समझिए, यहां पे कॉस्ट जो है वो उसकी 2500 थी, 3200 उसकी सेलिंग प्राइस है। अब एक बात समझिए, आपकी एफएमवी कितनी है, तो एफएमवी 31 Jan 2018 को 1800 है, तो ये तुम्हारा 1800 आया। तो 1800 2500 में से 1800 और फुल वैल्यू, सॉरी 1800 आया, और यहां पे आपका 3200 आया, तो लोअर कितना आ गया 1800, और 1800 और 2500 हायर कितना आ गया 2500। तो यहां पे पर शेयर पे कैपिटल गेन कितना हुआ 3200 माइनस 2500, तो इट्स कम्स टू द 700, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर है उससे, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर है उससे, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर है उससे, और ऐसे का ऐसे फिर आपको करना है इस दूसरे वाले के लिए। तो आपके केस में आई थिंक आंसर आ जाएगा, डी विल बी योर आंसर। 2,10,000 यहां पे आएगा, 700 मल्टीप्लाई बाय 300 शेयर, तो आपका 2,10,000। एक सेकेंड है, चलिए डन डन। सो आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, ये एज इट इज मैंने दे रखा था आपके बुक में। ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी बुक में दे रखा था, मतलब आपकी बुक में कॉम्पैक्ट में आप देखोगे ना तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ये सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपके कॉम्पैक्ट में दे रखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मान लो ये गलत हुआ था तो उस पर्टिकुलर केस में तो दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है करके, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आंसर ऑफ 2B इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2/4। क्या बोल रहा है ये संकेत, ये बार बार मैसेज कर रहा है। अजीत सोलंकी क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं रहा। आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अजीत सोलंकी? दो में 4 का बी आएगा, ये क्या है? क्वेश्चन 2 में 0.4 का हाँ, अच्छा ये हाँ 20 लाख, सॉरी मैंने क्लिक यहां पे किया ऐसे, 20 लाख ही आएगा ना लॉजिकली। हाँ 70 और 40, हाँ 20 लाख, 20 लाख, हाँ ठीक, गॉट इट। मैं सोचा क्या बोल रहा है ये करके, हाँ वो मैंने लिखते टाइम गलती कर दी, मैंने बोला बी ही था करके, ठीक है 20 लाख ही बोला था मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्लम सेल वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्लम सेल वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 स्लम सेल वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है? आगे बढ़े, चलो डाउट तो हो गई, बिल्कुल होगा। 5th का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे पास है टाइम, डोंट वरी, मेरे पास 7 मिनट है, 7 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। इधर देखिए सब लोग, देखिए डेल्टा लिमिटेड हैज 3 यूनिट, वन इज द अल्फा बीटा एंड गामा।
It transfer unit Gamma Limited to the Epsilon Limited by way of the slum sale on 1/4/2024. बैलेंस शीट आपको दे रखी है एज फॉलोज। अब एक बात समझना, इन्होंने बेचा क्या है, गामा बेचा है। तो गामा की जो असेट है उसको मैं एक बार क्या करता हूं, सबको ब्रैकेट में ले लेता हूं, ये गामा की असेट है। लमसम कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ गामा लिमिटेड इज 1320 है, वो लमसम कंसिडरेशन मिला है। अब एक बात समझना, 1320 लमसम कंसिडरेशन मिला है। Fixed asset of unit Gamma Limited include land which was purchased for 90 in March 2023 and revalued at 135 lakh as on the 31st March 2024, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 है। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क है, सेम क्वेश्चन है करके, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने कराया था क्लास में करके, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 जो आपकी बुक में था, सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, other fixed asset represent plant and machinery and furniture which is reflected at 690, 825 less land of value which represent the written down value as per books. The written down value as per income tax act is 615. other asset do not include jewelry, artistic work, share security वगैरह कुछ है ही नहीं, ठीक है। liability represent the ascertain liabilities also only, इसमें कोई भी आपका unascertain liability, contingent liability वगैरह नहीं है। यूनिट गामा लिमिटेड was set up by डेल्टा लिमिटेड in March 2023, अभी उन्होंने सेटअप किया था। assume that turnover है वो 20 to 23 का 1295 लाख है, मींस 12.95 करोड़ है करके, ठीक है। डेल्टा लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115BAA, उन्होंने नहीं लिया, तो आपको 25% की रेट से टैक्स लगेगा। आपसे पूछा है कि भैया आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, बड़ा सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम कैपिटल गेन निकालते टाइम एक तो निकालते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट माइनस लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, असेट में डेप्रिशिएबल असेट के लिए WDV ले लीजिए, अदर असेट के लिए बुक वैल्यू ले लीजिए, बड़ा सिंपल है। डेप्रिशिएबल असेट के लिए WDV लीजिए, अदर असेट के लिए बुक वैल्यू ले लीजिए। अब एक बात समझो, असेट में डेप्रिशिएबल असेट कौन सी है, तो डेप्रिशिएबल असेट में आपका जो फिक्स असेट है, ये फिक्स असेट 825 है। इस फिक्स असेट में आपका जो एक 60 यहां पे फिक्स असेट में आपका जो WDV है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, लैंड को छोड़ के बाकी फिक्स असेट का, वो 615 है। तो मैं बताऊं, डेप्रीशिएबल असेट में आप ले लीजिए 615 जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से WDV है। अब अदर असेट में कौन कौन सी बची, तो फिक्स असेट में बेटा यहां पे ये 615 मैंने इनकम टैक्स वाला ले लिया। अदर में एक तो लैंड बचा, बट लैंड को रीवैल्यू किया, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करता है। तो भैया आप जो लैंड है उस लैंड को रीवैल्यू किया, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, तो मैं रीवैल्यूएशन को इग्नोर करूंगा तो 90 में परचेज किया था। अब आपने उसको जो है वो 95 पे, सॉरी 135 पे लिया, बट आपको तो 90 ही लेना पड़ेगा, 90। अब एक बात बताओ, अदर असेट है वो आपकी बुक वैल्यू पे लेंगे, दैट इज द 585, एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ले लो 135, तो जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्थ। तो 615 प्लस 90 प्लस 585 प्लस 135, सॉरी प्लस नहीं करना था, 615 प्लस 90 प्लस 585 माइनस 135, सो इट्स कम्स टू द 1155 है। ये आपकी नेटवर्थ आ गई, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल सकते हैं, ये नेटवर्थ आ गई। अब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए मुझे एक बात बताइए, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको दो तरह की FMV निकालनी पड़ेगी। वन इज द FMV1 एंड दूसरा FMV2। FMV1 में क्या करना पड़ता है, आपको पता रहेगा ABCD माइनस L कर दीजिए, एंड FMV2 के लिए EFGH जो पैसा मिला। अब एक बात समझना, इसमें और तो कुछ मिला नहीं था, सिर्फ पैसा मिला है, और वो पैसा 1320 लाख है, तो 1320 लाख है वो आपका फुल वैल्यू यहां पे आ जाएगा FMV2 में 1320। अब आपका जो FMV1 कैसे करोगे, ABCDL, अब एक माइनस L। अब इसमें मैंने क्या बोला था, देखो शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट आपके पास है, एंड बुलियन उसकी ले लो, उसमें बुलियन भी लिखा हुआ नहीं है, तो इन असेट्स की आप ले लो फेयर मार्केट वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप ले लो HDV, बाकी सब असेट ले लो बुक वैल्यू पे। तो अब एक बात समझना, आपका सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ये फिक्स असेट की, तो फिक्स असेट में 825 की फिक्स असेट है, बट इसमें से आपका 135 जो है वो 135 का आपके पास में जो है वो लैंड है, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 है, तो इसकी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए 130 जो कि डी में आता है, तो 130 जो है वो आपका यहां पे आ गया।
बाकी एसेट की आप बुक वैल्यू ले लीजिए। तो अब एक बात बताइए, इसमें और कोई शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग वगैरह तो कुछ है नहीं। यहां पे आपका शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये तो कुछ है नहीं। तो अब एक काम करिए, इन बाकी एसेट्स के लिए है वो आप बुक वैल्यू ले लीजिए। तो बाकी एसेट्स के लिए आप बुक वैल्यू जो है वो कैसे लेंगे? तो देखो बुक वैल्यू कैसे लेंगे अपन, बुक वैल्यू कैसे लेंगे बाकी एसेट्स के लिए? तो बाकी एसेट्स में भैया 825 आपका था, 825 में से आपका 135 जो है वो लेस कर दीजिए, लैंड वाला, क्योंकि उसके लिए एसडीवी लिया। तो 825 माइनस आपका 135, तो इट्स कम्स टू द 690 आ गया। तो 690 तो ये, और प्लस आपका ये भी 585 है, ये भी इसका बुक वैल्यू ले लीजिए। तो भैया आपका 690 प्लस 585 इट्स कम्स टू द 1275 आया। बीसी कुछ भी नहीं है, 1275 आया। लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए 135, तो आपके पास में 1275 प्लस 130 माइनस 135, तो आपके पास 1270 आ गया। ये 1270 है, ये आ गया। दिस इज द FMV1। अब एक बात समझना, FMV1 आपका 1270 है, FMV2 आपका 1320 है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप कितना लोगे? 1320 लोगे। एंड आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1155 है। और ये जो यूनिट आपने जो चालू की थी वो 2023 में, लास्ट ईयर ही की थी, मार्च 2023 में। तो इसका मतलब आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा, दैट इज आपका 25% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब एक काम करो, यहां पे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन व्हाट वुड बी द डीम टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो डीम टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट कितना होगा भाई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना होगा, और आपका रिजल्टेंट कैपिटल गेन कितना होगा, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, आपका यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1320 आएगा। तो 1320 कैपिटल गेन निकालते टाइम 1320 माइनस आपको 1155 करना है। तो भाई साहब 1320 माइनस 1155 इट्स कम्स टू द आपका 165 हो जाएगा। 165 है वो 165 होगा। अब एक बात समझना, 165 है ये आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपसे एक तो ये पूछा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट में कितना लेंगे? 1155 लेंगे। एंड गाइस उसके साथ में ये पूछा है कैपिटल गेन कितना होगा? 165 होगा। तो आपको 1155 एंड 165 दैट इज योर राइट आंसर। आप अगर देखोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो इसमें डी है। दिस डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर है। अब एक चीज समझना, इस पे टैक्स कितना लगेगा? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्स लायबिलिटी। आपका जो टैक्स लायबिलिटी है कैपिटल गेन पे वो कितना आएगा? पहली चीज आप देखोगे ये डोमेस्टिक कंपनी है, इसका टर्नओवर क्या 22-23 का 400 करोड़ से ज्यादा है क्या? एक बात बताओ मुझे, पहली चीज यहां पे कितना बोला हुआ है? आपका टर्नओवर जो है वो टर्नओवर सिर्फ 1295 लाख है, मींस 12.95 करोड़ है। तो 12.95 करोड़ 400 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो 25% की रेट से टैक्स लगेगा। अरे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट दोनों वही होता है, नेटवर्थ इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, उससे क्या फर्क रहा है? क्या पागल है क्या बच्चे? एक बात बता भाई, सेक्शन 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो दोनों जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही तो बोलेंगे ना कि नेटवर्थ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा, वही तो बात बोल रहे हैं। तो भाई साहब नेटवर्थ, वो नेटवर्थ ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट दोनों मिलकर बनेगा, इंप्रूवमेंट को अलग से नहीं आएगा यहां पे। चलिए अब एक बात समझना, दूसरा क्या पूछा है? आपको टैक्स निकालना है, टैक्स 25% की रेट से निकाल दीजिए। आपका कैपिटल गेन आया 1,65 लाख। तो इस पे अगर आप 25% की रेट से टैक्स निकालते हैं तो 25% की टैक्स रेट से टैक्स सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ज्यादा है 7% सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको 4% लगेगा। तो आपका 1,65 लाख का 25% प्लस 7% प्लस आपका 4%, इट्स कम्स टू द 45,90,300। सो 45,90,300 दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ यूनिट गामा लिमिटेड वाज सेटअप इन द मार्च 2010, अगर मार्च 2010 में सेटअप किया होता अभी की बजाय, सेल कंसिडरेशन 300 लाख होता 1320 की जगह, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन अराइजिंग टू द डेल्टा लिमिटेड ऑन स्लम सेल एंड रिजल्टेंट टैक्स लायबिलिटी कितना आता? तो पहली चीज एक बात बताइए, अगर आपने 3000 में सेल किया होता तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3000 आता।
माइनस आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1155 आती, तो 1155 आप अगर लेस कर देते तो 3000 माइनस 1155 इट्स कम्स टू द 1845 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता। 1845 है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आता। अब उस पर कैपिटल गेन कितना लगता है? अब ये बेचा कब है आप देखो, 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा है, उससे पहले बेचा है, तो टैक्स रेट है वो आपकी 20% आती। एंड गाइस 1845 जो कैपिटल गेन होता तो उस पर टैक्स रेट 20% एंड 1845 मतलब आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज जो है वो आपका 12% आता एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से आता। तो देखो यहां पे आपका 1845 जो 18 करोड़ 45 लाख है इतना आपका कैपिटल गेन आता, इस पे आपका 20% की रेट से टैक्स लगता प्लस 12% की रेट से सरचार्ज लगता एंड 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता, तो दैट इज द 429.81 है ये आपका करेक्ट आंसर रहता 429.81। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो इनकम है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 करोड़ मतलब 10 करोड़ से ज्यादा होता तो सरचार्ज आपका बढ़ के जो है वो आपका हो जाता कितना, सरचार्ज बढ़ के आपका हो जाता दैट इज द आपका 12%। अब एक और क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है 6 में बोलते हैं 6 का आंसर गलत है, चलिए देखते हैं। मिस्टर विकास रिसीव द गोल्ड रिंग वर्थ ₹60,000 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर वेडिंग। पहली चीज डॉटर की वेडिंग पे मिला है और विकास को मिला है तो टैक्सेबल होगा, डॉटर को मिला होता तो एग्जेम्प्ट होता। अब एक बात समझना, वेडिंग फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड मिस्टर विष्णु ऑल्सो गिफ्टेड अ गोल्ड चेन टू द काव्या डॉटर ऑफ मिस्टर विकास की डॉटर जो है वो काव्या है वर्थ 80,000 ऑन दैट ओकेजन, वुड सच गिफ्ट बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ विकास एंड काव्या। अब देखो विकास के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, काव्या के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, विकास के हाथ में टैक्सेबल होगा, काव्या के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा करके, ठीक है। तो अब एक चीज समझना, विकास के हाथ में टैक्सेबल होगा, ओ इसका आंसर जो है वो सी है, बट मैंने लिखते टाइम उधर डी लिखा है ना, यस दैट आंसर इज सी, बट उसमें लिखा डिस्क्रिप्शन सही लिखा है। देखो वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ विकास बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द काव्या। तो आप देखोगे तो उसमें सिर्फ इतना सा एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि यहां पे जब सॉल्यूशन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ये वाला जो है वो सी आना चाहिए, राइट? सही बोल रहा हूं? हाँ, वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ विकास बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ काव्या। डन, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखिए, मिस्टर अक्षय बियानी सेलिब्रेटेड 26th बर्थडे ऑन 15 मई 2024। इस साल भाई साहब 26th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है and arrange a grand party at the Radisson Blu Hotel. On this occasion, he invited his friend, blood relation, and distant relative to attend the party. The ceremony was very grand. The feast was also very spectacular. All the arrangement and decoration were absolutely wonderful. At the end of the party, Akshay was awarded with the gift and flower bouquet as follow करके, ठीक है भाई साहब। इसमें अक्षय को बहुत सारी चीजें मिली। तो देखिए उसकी मम्मी ने उसको दिया 20 कैरेट का गोल्ड चेन दिया। शी परचेज उसी दिन उसने परचेज किया था, मम्मी ने दिया इतने का। तो मैं बताऊं मम्मी से मिला है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फादर ने दिया, ब्रेसलेट दिया, उसी दिन उन्होंने परचेज किया था तो उसका ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव से मिला है, ये भी एग्जेम्प्ट। उसके बाद वाइफ ने दिया 4 गोल्ड रिंग। शी परचेज दिस रिंग 15 मई 2024 को उसने परचेज किया था फॉर 35,000 ईच। फेयर मार्केट वैल्यू उसका 37,429 है। तो जो उन्होंने परचेज किया था वो इतने में किया था बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, लेकिन वो वाइफ से मिला है, 4 गोल्ड रिंग मिली है। तो मैं बताऊं ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा करके, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सिस्टर ने पेंटिंग दी है, पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 45,000 है, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव से मिला है। उसके बाद कजिन ब्रदर, फादर्स ब्रदर सन, तो भैया ये रिलेटिव में नहीं आता। 1 गोल्ड चेन मिला 18,200 का। तो देखेंगे 50,000 का लिमिट क्रॉस होता है या नहीं।
तो 50,000 का लिमिट क्रॉस होता है या नहीं वो अपन चेक करेंगे, बट अभी तक ये टैक्सेबल नहीं है, तो आप ये समझिए कि ये 50,000 का लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुआ। i20 कार मिला कजिन सिस्टर से, ये तो एग्जेम्प्ट होता है, मींस i20 कार इज exempted because i20 कार इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये तो भैया एग्जेम्प्ट है। फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव से उसको, फ्रेंड्स एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव से उसको कैश मिला, यस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, आंसर इज यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है, Mr. Akshay desired to set up a new manufacturing unit with his friend in partnership on 1/12/2024. For making investment in the firm, he sold the following jewelry, which he has received on 26th birthday, celebrated as a gift. तो उसने कोई ज्वेलरी बेच दी, उसने मदर ने जो गिफ्ट किया था वो ज्वेलरी बेचा। अब एक बात बताओ, इसमें कॉस्ट किसका लेंगे, प्रीवियस ओनर का। कैपिटल गेन निकालते टाइम कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे, तो मम्मी ने जो ज्वेलरी खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 37,822 में, तो 37,822 में खरीदा था, तो बेटा कैपिटल गेन इसको कितना हुआ, 42,150 माइनस 37,822, तो यहां पे कैपिटल गेन आया 4,328। उसके बाद में उसने जो फादर ने ब्रेसलेट दिया था वो भी बेच दिया, तो फादर की कॉस्ट कितनी थी, 56,075 कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, तो आपका 60,180 माइनस 56,075, तो ये आपका आ गया 4,105। कजिन ब्रदर ने गिफ्ट किया था गोल्ड चेन, 20,600 में बेच दिया। अब एक बात बताओ, कजिन ब्रदर ने जो गिफ्ट किया था उस पे आईएफओएस में टैक्स नहीं लगा, क्योंकि आईएफओएस में टैक्स तभी लगता जब उसको जो असेट मिली करके, ठीक है, जो शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, वो सब मिला के अगर, वो जो सब मिला के अगर उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता। यहां पे उसको 18,200 का है, तो 18,200 है, वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे यहां पे भी, तो 18,200, तो बाबू यहां पे 20,600 माइनस 18,200, इट्स कम्स टू द 2,400, इतना इसको कैपिटल गेन हो गया। His wife gave him the gift of 1 lakh so that he could invest sufficient money in the unit. उसकी वाइफ ने भी उसको लाख रुपया दिया है। On 1st December 2024, he invested 6 lakh, including the amount received on sale of above gift, amount received from wife, and his friend invested 4 lakh in the firm, and his friend invested 4 lakh in the firm. उसने बिजनेस चालू किया, ठीक है। Based on the fact of case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. आपको आंसर सेलेक्ट करना है। What is the अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द अक्षय, तो अक्षय के हाथ में कैपिटल गेन, ये 3 टैक्सेबल होंगे, तो अगर आप इसकी टोटल करोगे 4,328 प्लस 4,105 प्लस 2,400, इट्स 10,833। सो हियर गाइस 10,833 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर करके, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर एज इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(10), मतलब गिफ्ट अमाउंट कौन सा ऐसा है जो 56(2)(10) में नहीं आएगा। तो मैं बताऊं 56(2)(10) में कौन कौन से नहीं आएंगे, तो उसकी अगर आप टोटल लगाओगे तो देखो, सबसे पहला जो मम्मी ने दिया था ये नहीं आएगा, तो 37,822, 37,822 नहीं आएगा, ये भी नहीं आया, 56,075 नहीं आया। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू जो ये है ये भी नहीं आया, और ये कितनी 4 गोल्ड रिंग है, शी परचेज दिस रिंग्स मतलब सबकी वैल्यू दे रखी है 37,429, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एफएमवी देखोगे 37,429 नहीं आएगा ये। उसके बाद ये पेंटिंग्स भी नहीं आएगा, 45,000 का पेंटिंग नहीं आएगा, 18,200 नहीं आएगा, ये भी 18,200 भी नहीं आएगा, 18,200 नहीं आएगा। उसके बाद ये वैल्यू ऑफ कार भी नहीं आएगा, 4,10,000 नहीं आएगा, तो 6,04,526 हो गया। कितना हुआ, 6,04,526। उसके बाद और इसको क्या मिला, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में उसकी वाइफ ने उसको 1 लाख रुपया दिया, उसकी वाइफ ने उसको 1 लाख रुपया दिया, नहीं एक सेकेंड, अच्छा सॉरी ये ईच है, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, ये ईच है, तो ये 37,429 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये रिंग का वैल्यू हो जाएगा 149,716। तो देखो वापस से मैं टोटल कर रहा हूं, 37,822 प्लस 56,075 प्लस 149,716,
716 प्लस आपका 45,000 का पेंटिंग प्लस 18,200, उसके बाद में कार 4,10,000 का कार, एंड उसके बाद 1 लाख और जो उसकी वाइफ ने दिया था, ये वाला, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, वाइफ ने दिया था, टैक्सेबल नहीं होगा, तो प्लस 1 लाख, तो आंसर आता है 8,16,813 रुपया। तो 8,16,813 रुपया मीन्स आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 8,16,813 रुपया। व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल? टैक्सेबल कौन सा होगा? 151, जो मनी था वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 8,16,813, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 8वां मैं नहीं कराऊंगा करके, ठीक है, इतना आप खुद करेंगे, ठीक है, इतना एफर्ट आप खुद मारेंगे, स्लम सेल वाला है, आपसे हो जाएगा। तो एफएमवी लेंगे ना धनंजय कुमार, जब आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे ना, उस टाइम आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही तो लेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा 8, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा ट्राई करिए, आ जाएगा। चलिए मैं करा देता हूं। एबीसी लिमिटेड हैज 2 यूनिट, यूनिट ए यूनिट बी बोथ इन कमेंस बिजनेस 2015 में, यूनिट बी को बेच दिया 1.45 करोड़ में, तो 1.45 करोड़ में बेच दिया यहां पे। अब एक बात बताओ, आपको यूनिट बी का ये आपको लैंड का रीवैल्यूड फिगर दे रखा है, और ये आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखा है, बिल्डिंग का कॉस्ट दे रखा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, अनसिक्योर्ड, ये कर लोगे ना, ये आप कर लोगे ना। अरे वो फ्रेंड ने बिजनेस में 4 लाख डाला है, गिफ्ट थोड़ी दिया है आपको, वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप फर्म में, ये तो आप कर लोगे ना, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना। हाँ जी बोलो, यस कर लेंगे। बोला ये गिरीशा जो है, गिरीशा बेटा बेटा अब यार इतना भी मैं कराऊं क्या, लेख करा देते हैं, चलो चलो। अब एक बात बताओ, यहां पे सबसे पहली चीज, एबीसी लिमिटेड हैज 2 यूनिट, यूनिट ए एंड यूनिट बी, बोथ ऑफ विच कमेंस ऑपरेशन 2015 में। इट सोल्ड यूनिट बी ऑन स्लम सेल, इस साल में बेचा 1.45 करोड़ में। यूनिट बी इज एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर एंड क्लेम डिडक्शन 35 एडी पे डिडक्शन लिया था इन अर्लियर प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट विच एंटायर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज परचेज। तो बिल्डिंग पे उन्होंने पहले ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया है, तो बिल्डिंग पे डिडक्शन जब ले लिया है तो मैं एक बात बताऊं, नेटवर्थ कैलकुलेशन में बिल्डिंग नहीं आएगी। जब आपने बिल्डिंग पे डिडक्शन ले लिया है तो नेटवर्थ कैलकुलेशन में आपको जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग नहीं आएगी। तो अब एक बात समझना, आपकी नेटवर्थ कैलकुलेशन कैसे होगी, तो नेटवर्थ कैलकुलेशन में आप एक काम करिए, असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट में अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डब्ल्यूडीवी ले लीजिए, अदर असेट के केस में बुक वैल्यू ले लीजिए। इसमें डेप्रिशिएबल असेट एक भी नहीं दिख रही, बिल्डिंग दिख रही थी बट बिल्डिंग पे 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है तो नेटवर्थ कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। अब एक बात बताओ, लैंड जो है उसकी फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक बात बताइए, यहां पे जो लैंड है वो आपकी बुक वैल्यू पे आ जाएगी, दैट इज द 80 लाख, क्योंकि इसकी कॉस्ट वॉस्ट कुछ दे नहीं रखी होती, दे नहीं है। अगर कॉस्ट दी होती तो हम क्या करते, रीवैल्यूएशन को हटाते, अगर उसका इंफॉर्मेशन होता तो 80 लाख ले लेंगे। अब एक बात समझिए, लैंड के बाद में आप डेटर ले लीजिए, डेटर जो है वो आपके 12 लाख पे है, 12 लाख पे डेटर है। अब एक बात समझिए, आप जो लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए। अच्छा रीवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है ना, सॉरी, जब रीवैल्यूएशन रिजर्व 6 लाख दे रखा है, इसका मतलब आपकी लैंड जो है वो 80 की नहीं है। आप एक काम करिए, उसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व को हटा दीजिए, तो आपकी जो लैंड है वो कितने की आएगी, यहां पे रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप हटाते हैं 6 लाख तो यहां पे आपकी 74 की हो जाएगी। तो लैंड इज 74 लाख। अब एक बात समझिए, लाइबिलिटीज में आपकी 15 और 5 20 लाख की आपकी लाइबिलिटीज है, 20 लाख की लाइबिलिटीज है, तो आपका 74 प्लस 12 माइनस 20 तो आपका 66 है, उतने का आपका नेटवर्थ हो जाएगा, 66 का आपका नेटवर्थ हो जाएगा, 66 का आपका नेटवर्थ हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए FMV1 एंड FMV2 लेना है। FMV1 में क्या आता है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, एंड गाइस FMV2 में आता है EFGH। अब EFGH में तो सीधा उन्होंने दे रखा है 1.45 करोड़, तो 1.45 करोड़। अब आप एक काम करिए, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट,
शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन वगैरह है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू लो, वो तो है ही नहीं। तो बेटा जो भी है फिर आप बुक वैल्यू ले लीजिए। अब एक बात समझिए, आप लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू लेते टाइम इस लैंड का भी बुक वैल्यू लेंगे, इस बिल्डिंग का भी बुक वैल्यू लेंगे, डेटर का भी बुक वैल्यू लेंगे, और अनसिक्योर्ड लोन को आप लेस कर दो। तो बुक वैल्यू जब आप लेते हो तो आप एक काम करो, इन तीनों का बुक वैल्यू लेना है, लेकिन एक बात समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रहेगी उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे। तो आप एक काम करिए, ये दोनों जो नॉट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेना है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी ये वैल्यू ना लेके हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, तो और बाकी का बुक वैल्यू ले लेंगे। तो ए आपका 12 लाख रुपया डेटर है, वो बुक वैल्यू पे आया। लेकिन बी सी कुछ नहीं है, डी में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो 95 लाख प्लस 60 लाख। तो 95 प्लस 60 इट्स कम्स टू द आपका 155 मींस 1 करोड़ एंड 55 लाख आ गया। अब आप बोलोगे सर यहां पे इस बिल्डिंग को क्यों ले रहे हैं, कहां मना किया भाई, सिर्फ नेटवर्थ कैलकुलेशन में नहीं लेते, नेटवर्थ कैलकुलेशन जो है वो नेटवर्थ कैलकुलेशन में नहीं लेते, बाकी यहां पे तो लेंगे ही ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। तो यहां पे 155 आ गया, और लाइबिलिटीज आपकी 20 लाख से आप लेस कर दो, लाइबिलिटीज आप जो है वो 20 लाख पे लेस कर दो। तो बेटा यहां पे आपका 12 लाख प्लस आपका 1 करोड़ 55 लाख माइनस 20 लाख, तो इट्स कम्स टू द आपका 147 आ गया। अब FMV 1 है 147, FMV 2 145 है, आप 147 को लेंगे। तो कैपिटल गेन निकालते टाइम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 147 और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ले लेंगे 0.66, तो आपका कैपिटल गेन बचेगा 81 का। 81 इज योर कैपिटल गेन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसके सब आंसर सही है उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और जिनके आंसर कम सही है, अगर 60 मार्क्स से कम मार्क्स आए आपके और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप देख के समझ जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप देख के समझ जाएंगे। जिनका आंसर सही नहीं आया फिर भैया आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट से वो दुगुने कर दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ऑल डिस्कशन अबाउट द पेपर नंबर 1 ऑफ योर टेस्ट पेपर। टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे